नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश कर्तव्य पथ पर मोहन सरकार देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। पहले मंत्रिमंडल का विस्तार और फिर मंत्रियों को विभागों का बंटवारा, सबके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव को दिल्ली दरबार का रुख करना पड़ा। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कई अहम विभाग सीएम ने अपने पास ही रखे हैं। और मध्य प्रदेश में जिस तरह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नाम सीएम के तौर पर अचानक सामने आया था, उसी तरह मंत्रिमंडल का विस्तार और फिर विभाग वितरण भी आश्चर्यजनक रहे हैं। यानी चौंका देने वाली ये फैसला रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी विभागों का वितरण कर दिया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विभाग गृह, जेल, सामान्य प्रशासन, औद्योगिक नीति, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी, विमानन, खनिज संसाधन, लोक सेवा प्रबंधन, प्रवासी भारतीय सहित ऐसे सभी विभाग अपने पास ही रखे हैं, जो किसी अन्य मंत्री को नहीं सौंपे गए हैं। पिछले 3 दशक में यह पहली बार है जब कई महत्वपूर्ण विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले ये पार्टी की बड़ी रणनीति है। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। मंत्रियों को विभाग आवंटन पर भी चर्चा की गई थी, जिसके बाद विभागों के बंटवारे हो गए हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री समेत 28 मंत्रियों को अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिग्गज नेताओं को उनके अनुभव के आधार पर विभाग बांटे गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय को नगरीय प्रशासन और विकास और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग दिया गया है। और इसी तरह से सभी मंत्रियों को विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब ये जमावट किस रणनीति के तहत की गई है, ये तो सीएम और आलाकमान खुद ही जाने। लेकिन सवाल यह है कि सब जमावट के पीछे की और बड़ी वजह वो कौन सी है? क्या कुछ रणनीति है जिसकी वजह से मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे में इतनी देरी हुई? इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, आइए आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के आदेश से मैं आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन देता हूं अपने केंद्रीय नेतृत्व का भी कि मंत्री परिषद में विभागों के बंटवारों में मुझे ग्रामीण विकास और श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी है। मेरा राजनीतिक जीवन जिनने भी निकट से देखा है, इन क्षेत्रों में मुझे जिंदगी भर मैंने काम किया है। मुझे लगता है कि राज्य के एक एक वो यूनिट जो ग्राम पंचायत से शुरू होता है और हमारे सर्वांगीण विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो ग्रामीण विकास ही है। मुझे काम करने का मौका मिलेगा। समूचे राष्ट्र के ही नहीं, उससे भी आगे पूरे विश्व के ऐसे लोकप्रिय नेता है हमारे अमित शाह साहब, नड्डा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा साहब, हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव ने जिम्मेदारी दी है और जिम्मेदारी को बहुत ही उसे निभाएंगे। और धरती माँ के ऊपर जो भी अतिक्रमण उनको हटाया कर बाहर। तो मध्य प्रदेश की नई सरकार के चाहे सीएम बनने का फैसला हो, मंत्रिमंडल के विस्तार का फैसला हो या मंत्रियों को विभागों के बंटवारे का फैसला हो, सभी चौंका देने वाले फैसले साबित हुए हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, आपका तारुफ करा देते हैं। सबसे पहले बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट सचिन की वर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही स्टूडियो में एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी हमारे साथ हैं, मैं बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले चैतन्य भट्ट जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा, जिस तरीके से तमाम फैसले नई सरकार में हुए, चाहे सीएम का फैसला हो, उसके बाद मंत्री जो शपथ दिलाई गई, मंत्रियों के नाम सामने आए, वो फैसला भी चौंकाने वाला था। और उसके अलावा अब जो फैसला सामने आए हैं, चाहे मंत्रियों को विभाग बांटे गए हैं और जो तमाम मंत्री रहे, लगा उनका जो अनुभव रहा, उसके आधार पर जो भी रणनीति बीजेपी ने तय की है, उनको विभाग बांटे गए हैं। क्या कुछ आपको समझ आता है? क्या कुछ बीजेपी का संदेश देने की कोशिश है? क्या कुछ रणनीति इससे पहले रही और जो बैठकें हुई उनमें क्या कुछ बैठकों की क्या वजह है जो मंत्रियों को विभाग सौंपे गए हैं? चैतन्य जी। देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बम्पर बहुमत मिला था, तो उसके पीछे ये माना जा रहा था कि जो मोदी मैजिक है और मोदी की गारंटी है। लेकिन इसमें भी कोई संदेह की बात नहीं है कि इसमें शिवराज सिंह की जो योजना थी लाडली बहना, उसका भी बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया जा रहा है। वो एक अलग मुद्दा है। अब रहा मंत्रिमंडल मंत्रियों का नियुक्ति की बात, तो बहुत लंबे समय तक मंथन चलता रहा। तो उसके पीछे कारण ये था कि बड़े बड़े वजनदार लोग जो हैं
जो लंबे अरसे से राजनीति कर रहे हैं, सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, उनको चुनाव में उतारा गया था। तो उनमें से किसको मंत्री बनाया जाए, किस तरह से मंत्री बनाया जाए? हाँ। जब 163 लोग जीत के आए थे, उनमें से कुल जमा को अगर मंत्री बनाना, वो भी एक बहुत बड़ी उलझन थी कि इनमें से किसको छोड़ा जाए और किसको बनाया जाए। बहरहाल तो निर्णय केंद्रीय नेतृत्व द्वारा ही किया जा रहा है। इसलिए कई बार यादव जी को वहाँ दिल्ली बुलाया गया, परंतु मंत्रियों का चयन हो गया। अब विभाग बांटने की बात आई तो आपने देखा होगा कि काफी समय लग गया विभागों को बांटने में, और उसके पीछे भी कारण यही था कि जो कद्दावर लोग थे, नेता हैं, उनको किस तरह का विभाग दिया जाए, उनके अनुभव को देखते हुए जो विभाग दिए जाएं, उनके हैसियत के अनुरूप हैं कि नहीं, उनके जो अनुभव के अनुरूप हैं कि नहीं है। तो इस तरह से उसमें भी आप ये मान के चलिए कि केंद्रीय नेतृत्व ने ही पूरी जो लिस्ट बनाई है मंत्रिमंडल की, केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से ही हुई है। और वैसे भी किसी पॉलिटिकल पार्टी में मुख्यमंत्री के कहा जरूर जाता है कि मंत्रियों की नियुक्ति या मंत्रियों को विभाग बांटना ये विशेष अधिकार होता मुख्यमंत्री का, लेकिन ऐसा होता नहीं। विशेषकर भारतीय जनता पार्टी में तो जिस तरह से चुनाव के पूर्व से ही केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया था मध्य प्रदेश में, उससे बात समझ में आ गई कि सारा जो अंकुश है वो केंद्रीय नेतृत्व का है। बहरहाल अब मंत्रिमंडल भी घोषित हो गया है, मंत्रियों को भार भी मिल गया है, लेकिन बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट है जो प्रमुख माने जाते हैं, वो मोहन यादव जी ने अपने पास रखे। और उसके पीछे मुझे कारण लगता है कि वो नौकरशाही पे बहुत ज्यादा कड़ाई बरतना चाहते हैं, अंकुश रखना चाहते हैं, क्योंकि गृह हो गया, जेल हो गया, ये बड़े इस तरह के जो विभाग हैं जिनमें पूरी शक्ति समाहित है, उनको अभी अपने पास रखा गया है। हो सकता है कि बाद में जो और भी दूसरे मंत्री जो अभी 4-5 जगह खाली हैं, उसमें अगर कोई दूसरे मंत्री आते हैं तो उनको बांट दिया जाए, या इनमें से जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनको कुछ विभाग दे दिया जाए। लेकिन गृह जैसा विभाग जो पहले दूसरे लोगों के पास हुआ करता था, वो मुख्यमंत्री ने अपने रखा है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक स्ट्रेटेजी है, क्योंकि अभी आगामी 2024 में जैसा कि चर्चा है कि मार्च अप्रैल में लोकसभा के हो जाएंगे, तो वो जमावट भी कई केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा मोहन यादव के माध्यम से की जा रही है, और उसी के तहत इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई है। अब इसका फायदा कितना पाता है ये देखना दिलचस्प। निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण बातें आपने कही, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि केंद्रीय नेतृत्व ने ही सब कुछ जो नाम है वो तय किए हैं, और पिछले 3 दशक में ऐसा पहली बार है कि मुख्यमंत्री के पास इतने सारे विभाग हों, और साथ ही अभी तक तो जितने भी नाम सामने आए हैं, विभाग बंटवारा हुआ है, सबसे शक्तिशाली खुद मुख्यमंत्री उनमें है। चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मुक्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से आप लगातार हम चर्चा करते आए हैं और जो फैसले बीजेपी सरकार ने लिए हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिए गए हैं, ये फैसला कितना महत्वपूर्ण तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि एक संदेश देने की भी कोशिश की गई है कि मुख्यमंत्री ताकतवर हैं और बड़े फैसले भी आगे देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है कि मुख्यमंत्री ताकतवर है, ये संदेश एक बहुत स्ट्रांगली देने की कोशिश की गई है। देखिए, लगातार जैसे चर्चा हो रही थी, जब मुख्यमंत्री का चयन हो रहा था तो उस समय ये बात निकल के आई थी कि डॉक्टर मोहन यादव चौथी पंक्ति में थी, और एक सरप्राइज तो एलिमेंट था ही जब उनका नाम चुना गया और उनको मुख्यमंत्री पद से नवाजा गया। उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं, चाहे उनका शपथ ग्रहण था, उस समय शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का भोपाल आया उनके शपथ ग्रहण में, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नड्डा, सब आए। क्या मैसेज था? क्लियर मैसेज था कि पूरा पार्टी जो है वो मुख्यमंत्री के साथ में है। क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे कद्दावर नेता हैं, जो सांसद जिनको भेजा गया, जो यहाँ पे विधायक चुन के आए हैं, साथ में यहाँ पे मध्य प्रदेश के भी कई कद्दावर वरिष्ठ नेता हैं जो 9 बार के, 6-6, 7-7 बार के विधायक हैं। और डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो वो 3री बार के विधायक हैं, पहली बार के मंत्री हैं। तो जो विभाग, जैसे कैबिनेट का जो गठन होना था, उसमें 17 नए चेहरों को जगह देना, 10 पूर्व मंत्रियों को जगह नहीं मिली है, उनको नहीं मंत्री बनाया गया है।
विभागों का बंटवारा, जितने जो बड़े हैवी वेट जो माने जाते हैं विभाग, वो मुख्यमंत्री के पास है, उन्होंने अपने पास रखा। इससे भी एक मैसेज, यही मैसेज है कि मुख्यमंत्री बहुत स्ट्रांग है, जो भी वो डिसीजन लेंगे वो खुद लेंगे, वो जो है मेजर जो डिसीजंस हैं मध्य प्रदेश की वो खुद लेंगे। ये मैसेज देने की कोशिश की गई है, चाहे वो हम दिल्ली की बात करें, क्योंकि देखिए पूरा सब कुछ जो है, सारे जो चिंतन मंथन जो हो रहा है और उसमें जो आखिरी मोहर जो लग रही है वो दिल्ली से लग रही है, दिल्ली की शीर्ष नेताओं से लग रही है। तो वो सबका एक मैसेज, यही स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि डॉक्टर मोहन यादव जो हैं वो बहुत स्ट्रांग है। एक अगर उनको सीएम पद से नवाजा गया है तो दिल्ली चाह रही है कि वो एक स्ट्रांग नेतृत्व प्रोवाइड करें मध्य प्रदेश को। निश्चित तौर पर जो बाकी में जो बैठकें हमने देखी, जो मंथन इतना लंबे समय तक हुआ, और यही वजह है कि जो फैसले हैं वो लोगों को शायद चौंकाने वाले इसलिए भी लगते हैं क्योंकि बैठकों की जो चर्चा होती है बाहर नहीं आ पाती है, और बीजेपी में ये बात महत्वपूर्ण तरीके से देखी भी जाती है। सीधा मैं सचिन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया गया है, उत्तर प्रदेश का योगी फॉर्मूला भी नजर आया है। गृह विभाग जिस तरीके से सीएम ने अपने पास रखा है, और सीएम बनते ही जो लगातार फैसले उन्होंने लगातार लिए, कई कड़े फैसले उनमें शामिल किए गए, तो ऐसे में क्या कुछ अब बीजेपी की आगे की रणनीति है, और जो विभागों का बंटवारा हुआ है, क्या कुछ आपका इसका आधार आपने देखा है, तय किया है, और क्या कुछ रणनीति के हिसाब से विभागों का बंटवारा हुआ है? सचिन जी। देखिए, हम सभी के आदर्श मोदी जी जो हैं, उन्होंने स्वयं पर पहले तो अनुशासन जो है स्थापित किया जी, और उसके बाद वो अब देश पे शासन कर रहे हैं। तो उस फॉर्मूले से उन्होंने जो एक गुड गवर्नेंस का एक मॉडल पूरे देश में जो खड़ा कर दिया है, और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में अब खड़ा हो चुका है, तो उसी सारी कड़ियों को आगे ले आते हुए इस प्रदेश को आगे ले जाने की बात हो रही है। और मोहन यादव जी के पास में जरूर एक कोई उन्होंने अपना एक रोड मैप बनाया हुआ है, किसी एक टारगेट पे वो फोकस किए हुए हैं कि उनको किस तरह से सरकार चलानी है। वे सरकार के नायक हैं, और नायक के नाते उन्होंने सारी जिम्मेदारी जो है खुद ली है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जिम्मेदारी स्वयं ली है, और उस जिम्मेदारी को वहन करने के लिए वो तैयार हैं। और उन्होंने पूरी मुस्तैदी के साथ में जितना भी जो चेंजेस हैं, जो इनिशियल चेंजेस हैं, जो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के चेंजेस वगैरह किए हैं, वो भी एक बड़े बोल्ड स्टेप्स हैं। उन्होंने आते से ही जो जितने भी बदलाव किए हैं, उससे ये साफ परिलक्षित होता है कि आगे जो है उन्होंने किसी एक रोड मैप की तरफ चलना शुरू कर दिया है। और इस प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, और जिस तरह बिल्कुल से सचिन जी, लेकिन जिस तरीके से आप रणनीति आपकी बीजेपी सरकार की है, लेकिन जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि जो बड़े विभाग हैं, कम से कम जो कद्दावर नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, गृह मंत्रालय उनको दिया जा सकता है, तो किस तरीके से आप ये देख रहे हैं, क्योंकि तमाम जो बड़े नेता हैं, क्या उनको ये विभाग ना देना कहीं ना कहीं उनके समर्थकों को नाराज करने वाली बात है? देखिए, जो कयास लगाना ये मीडिया का काम है जी, मगर पार्टी जो है वो कयास पे नहीं चलती है। पार्टी में एक नए एक मुख्यमंत्री को चूज किया गया है, और उनको एक उनके पास में एक टारगेट है कि वो किस तरह से इस प्रदेश को वो आगे ले जाना चाहते हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो माइनिंग सेक्टर हो, चाहे वो जेल विभाग हो, चाहे वो हर तरह के जो भी विभाग उन्होंने रखे हुए हैं, वो एक बड़े विभाग हैं। और प्रदेश को आगे ले जाने के लिए इन सारे विभागों में आपसी तालमेल होना आवश्यक है। जिस नाते मुझे ऐसा समझ में आता है कि सीएम ने उन्हें अपने पास ही रखा है ताकि तालमेल ठीक से बना रहे, और जिस तरह से वो प्लानिंग कर रहे हैं, उस प्लानिंग में किसी भी तरह से कोई अड़चन ना आए। तो निश्चित तौर पर जो विभाग सीएम ने अपने पास रखे, क्या आगे आगामी समय में क्या विभागों का आगे बंटवारा हो सकता है? आगे उचित समय आने पर जिम्मेदारी किसी अन्य नेता को, अन्य मंत्री को सौंपी जा सकती है? देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार हमेशा ही रहता है कि वो विभाग अपने पास रखना चाहते हैं या किसी और मंत्री को देना चाहते हैं। तो इस संबंध में जो है उचित समय पर उचित निर्णय वो लेंगे, हमें ऐसा लगता है। निश्चित तौर पर हमेशा से जो फैसले भी आए हैं वो चौंका देने वाले हैं, और उम्मीद तो की जा सकती है कि उचित समय पर लोकसभा चुनाव भी है, उसके पहले या बाद में किसी तरह के और फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। संजय जी, आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, नए सीएम का नाम सामने आया, और अब जो मंत्रियों को विभाग दिए गए हैं, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया रहेगी संजय जी? संजय जी, आवाज सुन पा रहे हैं? फिलहाल बोलिए। जी जी,
सर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? जो मंत्रियों को विभागों का बंटवारा किया गया है, बीजेपी ने लगातार मंथन किया, बैठकों का दौर चला, उसके बाद ये फैसले लिए गए हैं। कांग्रेस आप मुख्य विपक्ष हैं, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? हमारा तो ये कहना है कि अब हालात खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और वो चीज दिख रही है कि मध्य प्रदेश की जनता किस तरह से ठगी हुई महसूस है कि 3 तारीख के फैसले आने के बाद आज दिनांक तक जो है विभाग बटे, और विभाग पर ही चर्चा चल रही है कि विभाग किसको क्यों नहीं मिला, और पूरे विभाग जो है दिल्ली से बटे। मुख्यमंत्री के पास विवेकाधिकार नहीं था कि वो यहाँ पे बांट दे, और बार बार उनको दिल्ली जाना पड़ा, और दिल्ली से जो है विभागों का बंटवारा हो रहा है। ये बताता है कि लोकतंत्र का साथ में किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमारे तो मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हम तो ये कामना करते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता को जो आपके संकल्प है उनके परिणाम चाहिए। आपने विभाग क्या बांटे, किसको कितना दिया, यह जनता को मतलब नहीं, जनता को काम से मतलब है। और हमें ऐसा लगता है कि ये मध्य प्रदेश में जो नवागत सरकार निर्वाचित हुई है सिर्फ चुनावी मोड पर कार्य कर रही है। इन्हें जनता के संकल्प से कुछ नहीं, इन्हें 2024 को चुनाव को लेकर करके ये कैसे दबाव बन रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखा है, और जनता अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है कि आपके चैनल द्वारा कहा जा रहा है कि 3 दशक के बाद ऐसा हुआ कि एक मुख्यमंत्री के पास अपने भारी भरकम जो विभाग रखे हैं, ये बताते हैं कि इनके बीच में आपसी मनमुटाव, गुटबाजी या जो भी। और तो संजय जी एक संदेश देने की कोशिश तो ये भी की गई है ना कि मुख्यमंत्री काफी ताकतवर है, बड़े फैसले आगे लिए जाएंगे। संजय जी अभी ये क्लियर नहीं है कि फैसले लेने के लिए भी क्या बार बार दिल्ली जाएंगे, वो पूछने जाएंगे, दिल्ली ही से फैसले करेंगे, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके कितने दिल्ली दौरे हो गए हैं। ये अभी ये रिकॉर्ड में सब जनता देख रही है कि 2 दिन दिल्ली, 1 दिन दिल्ली। तो क्या विभागों के बड़े विभाग रखने के बाद भी फैसले लेने भी क्या दिल्ली ही जाएंगे? क्या ये गद्दावर बड़े नेता जो थे ये इस काबिल भी नहीं थे कि उन्हें गृह मंत्रालय या ये सब दिया जा सके? ये भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी और जो जनता के साथ एक धोखा दिख रहा है। हम तो ईश्वर से यही कामना करेंगे, प्रभु से यही कामना करेंगे, मध्य प्रदेश की जनता को उसका हक मिले, उसके साथ न्याय हो। लाडली बहनाओं को 3,000 रुपए तत्काल, पहली कैबिनेट ये बैठक तत्काल करे और उनको दे, और किसानों को राशि दे, किसानों के साथ जो फसलों के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं उनकी एमएसपी बढ़ाए। 2022 तक आय दुगुनी करने की जो बात हुई थी 23 तक हुई, 23 आज खत्म हो रहा है, आय दुगुनी नहीं हुई और कम हो गई है। किसानों को राहत दे, युवाओं को राहत दे, रोजगार बढ़ाए। रोजगार की जो समस्या है, 10 पद की नौकरी के ऊपर 10,000 आवेदन आ रहे हैं, ये बता रहे हैं। ठीक है संजय जी, तमाम बात आप कह रहे हैं, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा और क्विक रिएक्शन सचिन जी आपसे चाहूंगा। जो तमाम बातें संजय जी ने कही कि दिल्ली से सरकार चलाने की कोशिश है, सचिन जी देखिए कांग्रेस को तो नैतिक दायित्व नहीं है कि कांग्रेस जो है वो इस तरह की टिप्पणी गवर्नेंस के बारे में करे, क्योंकि कांग्रेस जो है वो 2018 में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। वो इस प्रदेश की जनता और देश की जनता देख रही है कि कांग्रेस जो है बार बार जो है फेल हो रही है, और वो गवर्नेंस देने में इस देश को, इस प्रदेश को हमेशा असफल रही है। जहाँ तक बात इनकी दूसरी योजनाओं के संबंध में है तो उसके बारे में पहले ही चर्चा हो चुकी है विधानसभा में। ठीक है सर, देखिए समय हमारे पास थोड़ा कम है, मैं चाहूंगा कि कम शब्दों में आप अपनी बात कहें। और जिस तरीके से उन्होंने सवाल किया है कि जो इतनी बैठकें हो रही हैं, दिल्ली में मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और वहीं से फैसले लिए जाते हैं, क्या दिल्ली से मध्य प्रदेश की सरकार को आगे चलाया जाएगा? देखिए दिल्ली जाना उनका, और दिल्ली से अगर कोई किसी तरह का कोई डिस्कशन में अगर वो सामूहिक नेतृत्व की जहां बात होती है भाजपा में, तो वो एक सामूहिक नेतृत्व ही होता है। तो उसके संबंध में अगर चर्चा की जाती है तो ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है। और हमारी भाजपा पार्टी जो है वो काडर बेस्ड पार्टी है, उसमें इसी तरह निर्णय लिए जाते हैं। और ये चुनाव भी जो था वो सामूहिक नेतृत्व के आधार पे ही लड़ा गया था। तो इसलिए कांग्रेस को इस तरह से कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है कि वो भाजपा के आंतरिक मसलों में किसी भी तरह से कोई टिप्पणी करे। निश्चित तौर पर बीजेपी अपने आप को इसको अनुशासनात्मक पार्टी कहती आई है, और यही वजह है कि जो फैसला होता है सभी एकमत भी नजर आते हैं। खैर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। चैतन्य जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से अब चर्चा यहां पर पहुंची है कि कांग्रेस का जो आरोप है और लगातार इसकी चर्चा भी होती आई है, कई राज्यों में भी ऐसा देखने को मिला है कि आरोप बीजेपी पर अब ये लग रहे हैं कि दिल्ली से प्रदेशों की सरकार चलाने की कोशिश यहां पर की जा रही है, वहीं से सारे फैसले लिए जाएंगे। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? ये तो देखिए बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री का चयन की बात हो रही थी तो बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के नाम सामने आ रहे थे, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय और
प्रहलाद पटेल थे और दूसरे भी दीगर नेता थे, लेकिन जिस तरह से अप्रत्याशित निर्णय लेते हुए मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद पे आरूढ़ किया गया, उसी समय में आ गया था कि जो कुछ भी निर्णय हो रहे हैं वो तमाम निर्णय जो हैं वो हाईकमान की तरफ से हो रहे हैं। और हाईकमान में भी अमित शाह जी और मोदी जी के माध्यम से ही सारे निर्णय होते हैं भारतीय जनता पार्टी में। ये बात जरूर है, ऐसा कहा जाता है कि सामूहिक नेतृत्व की बात होती है, लेकिन सामूहिक नेतृत्व होता नहीं है। वो जो भी होता है दिल्ली से ही दरबार से तय होता है। और यही कारण है कि बार बार मंत्रिमंडल के गठन के लिए उनको बार बार कर रहा था, क्योंकि वहां भी बड़ी उलझन थी। देखिए अभी क्या चुनाव आने वाला है और भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान नहीं चाहता कि किसी प्रकार का भी असंतोष पार्टी में सामने आए। वैसे तो पार्टी में असंतोष का सवाल इसलिए नहीं उठता क्योंकि अनुशासन का झंडा जो है वो अदृश्य रूप से सबके सिर पे घूमता रहता है, इसलिए असंतोष की बात नहीं। फिर भी अगर पार्टी को ही लगता है कि अगर हमने किसी जूनियर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया और उससे बहुत ज्यादा सीनियर लोगों को मंत्री बनाया है, तो ऐसा न हो कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ हो, इसलिए बार बात का संदेश दिया जाए। जैसा भी मुक्ता जी ने भी बताया कि मुख्यमंत्री की पीठ में केंद्रीय नेतृत्व का हाथ है, मतलब उनको ऐसा कमजोर न समझा जाए कि हम जूनियर हैं। तो ये एक संदेश बार बार दिया जा रहा है, इसलिए उनको बार बार बुलाया भी जा रहा है। और उनके हाईकमान के माध्यम से ही जो विभागों का बंटवारा हुआ और मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, वो इस रूप से संदेश है कि जो कुछ भी होगा और मध्य प्रदेश में वो हाईकमान के आदेश से होगा, क्योंकि आगामी चुनाव में तो बहुत बड़ी भूमिका मुख्यमंत्री होगी उनकी चुनाव की भी। निश्चित तौर पर हाईकमान से ये फैसले लिए गए हैं और निश्चित तौर पर बीजेपी से सकारात्मक रूप से लेती है और पार्टी में एकजुटता के लिए भी ऐसी चर्चाओं को सार्थक बीजेपी बताती है। मुक्ता जी, मैं आपके पास में आ रहा हूं। जिस तरीके से आप लगातार कवरेज करते भी आई हैं, जमीन पर हम देखते हैं जो समर्थक होते हैं, कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि जिस मंत्री के वो समर्थक है उसको बड़ा विभाग मिले, और इससे पहले सीएम के नाम पर भी चर्चाएं हुई। तो इस तरह का अगर विभागों का बंटवारा हुआ है और जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि दिल्ली से सरकार को चलाया जा रहा है, तो क्या संतुलन बैठाने में इसमें समस्या आगे आ सकती है, या फिर जो फैसले होंगे सभी उसमें एकजुट नजर आएंगे? कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि दिल्ली से, और देखिए ये तो जाहिर तौर सबको पता है कि दिल्ली से फैसले हो रहे हैं, तीनों राज्यों में हो रहे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये तो छुपी हुई बात नहीं है। दिल्ली ही चूज कर रही है, दिल्ली ही निर्णय ले रही है। इलेक्शंस के समय से ये ऑब्वियस था, क्योंकि लगातार सारे बड़े नेता के यहाँ पे मीटिंग्स कर रहे थे। तो कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस भी तो याद करे अपने, जब कांग्रेस के बड़े फैसले होते हैं, यहाँ पे बैठकें होती हैं, कोई भी निर्णय होते हैं, तो एक लाइन का प्रस्ताव पारित होता है कि दिल्ली जो तय करेगा उसको हम लोग मानेंगे, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष का चयन हो या कुछ भी इस तरह के जो बड़े फैसले होते हैं। तो हमने तो मध्य प्रदेश में हर वक्त देखा है, यही होता रहा है कि दिल्ली की एक लाइन का बैठक में प्रस्ताव पारित हो गया कि दिल्ली निर्णय करे, हमने दिल्ली पे छोड़ा है कि दिल्ली फैसला ले ले। तो ये तो सालों से हो रहा है, सालों से हो रहा है, अभी की बात नहीं है, सालों से ये हम देखते आ रहे हैं। तो कांग्रेस में तो फिर अगर यहाँ पे तो क्लियर, अगर बीजेपी ले रही है फैसले, तो कांग्रेस को तो बिल्कुल मतलब उसको आश्चर्य होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में तो ये सिस्टम सालों से रहा है। निश्चित तौर पर कांग्रेस के अपने आरोप हैं और बीजेपी का एक सरकार चलाने का अपना तरीका है, और समय समय पर ऐसे फैसले भी लिए जाते हैं। जैसे चौंकाने वाला कोई कहता है तो कोई बैठकों की जो खबरें बाहर नहीं आती हैं, उसके बाद जो स्पष्ट फैसले आते हैं, तो इस वजह से भी चौंकाने वाले फैसले नजर आते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। मुक्ता जी, आपका बहुत शुक्रिया, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और मंत्रियों को विभागों को बंटवारा हुआ है, तो ऐसे में इसे चौंकाने वाला फैसला भी कहा जा रहा है, क्योंकि तमाम जो ऐसे मंत्री हैं जिनको जो विभाग दिए गए हैं, वो बड़े विभाग उनको नहीं दिए गए जिस कद के वो नेता थे, ऐसे कई चर्चाएं हैं। और जिस तरीके से गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री ने खुद अपने पास रखा है, कहीं ना कहीं यूपी सरकार में जो सरकार चलाने का तरीका है उस मॉडल पर भी यहाँ पर चर्चा सरकार को चलाने की कोशिश की गई है। तमाम सवाल हैं और तमाम तरीके से अब सरकार को आगे चलाया जाएगा, जो फैसले होंगे वो देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।